नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। रिवीज़न करिएगा, समय ज़्यादा नहीं है। अक्टूबर आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न और क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा अटैक करिएगा जहाँ आपका मजबूत सेक्शन है। जो एरिया आपका मजबूत है उसको बार बार रिवीज़न करिएगा कि जो हमारी मजबूत कड़ी है वो किसी कारणवश कमज़ोर ना होने पाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसे एक लाइन में कभी कभी पूछता है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है कि अगर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बता पाएँ। क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संदर्भ में आपको विचार करना है। कह रहे चलिए विचार करते हैं। कह रहा है कि 1 नंबर में लिखा है कि इस रिपोर्ट को डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक के नाम से जारी किया गया। अगर इस रिपोर्ट को पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ के नाम से जारी किया गया। दूसरा कह रहा है कि इस वर्ष यानी 2020 में भारत को वैश्विक रैंकिंग में 53वें स्थान पे प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत को रैंकिंग जो भी इतने इसमें देश थे उसमें 53 नंबर पे है। ये भी देखने वाली बात है। इस सूचकांक में विश्व के सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन, यानी इस सूचकांक में विश्व में सबसे बढ़िया प्रदर्शन, सबसे अच्छा लोकतंत्र अगर किसी देश का है तो वे नॉर्वे था। तो क्या उपरोक्त में से सभी सही है कि सभी गलत है? तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोकतंत्र क्या होगा, विचार करिएगा। लोगों का तंत्र, जहाँ पे लोगों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हो और उसी को ध्यान में रख सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता हो। तो ये जो लोकतंत्र है, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया लोकतंत्र नॉर्वे का है जितने भी देश हैं। और भारत को क्या कह रहा है कि 53 स्थान प्राप्त हुआ है। पहला कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट का शीर्षक डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ है। तो ये देख लीजिएगा। तो ये आपको देखेंगे तो केवल एक सही है, गलत है कि सही है। फिर कह रहे हैं 2 सही है, 1 2 3 सही है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो आप विचार कर चुके होंगे। इसमें जो है तीनों उत्तर सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे तीनों ही सही है। देखिए, कह रहे हैं सूचकांक को जारी करते समय इन्होंने क्या किया था, 3 कैटेगरी में डिवीज़न किया था। 3 या 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवीज़न किया था। नंबर 1 था पूर्ण लोकतंत्र, यानी किसी को पूर्ण लोकतंत्र, जैसे नॉर्वे जैसे देशों को उन्होंने पूर्ण लोकतंत्र में रखा। दूसरा इन्होंने रखा त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छा नहीं है और जहाँ पे लोकतंत्र बहुत खराब नहीं है, मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र रखा। तीसरा रखा इन्होंने, इसमें जो कहेंगे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में भारत जैसा देश शामिल है। तीसरा इन्होंने रखा मिश्रित शासन, जहाँ पे आपको लोकतंत्र भी मिल जाएगा और तानाशाह भी मिल जाएगा कहीं कहीं। और चौथा इन्होंने रखा है सत्तावादी शासन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का शासन है, वही सर्वे सर्वा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवीज़न किया और भारत को रखा हुआ है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत को कहाँ रखा गया, किस जगह पे रखा गया। तो भारत जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में है। चारों जो भी हम बताएं उसमें इसमें स्थान रखता है, कभी कभी यही पूछता है। उसके बाद कह रहे हैं भारत की जो स्थिति है 53 नंबर पे है 2020 में, यानी 21 में जो 20 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की स्थिति 53 है। और कह रहे हैं कि ये जो स्थान है वो अपने पड़ोसी देशों से भारत की अच्छी रैंकिंग है। तो कैसे पता चलेगा कि भारत की अच्छी रैंकिंग है कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को 76वां स्थान मिला है, भूटान को 84 मिला हुआ है, पाकिस्तान को 105 मिला हुआ है और श्रीलंका को 68 मिला हुआ। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो भारत को 53वां स्थान इन सभी पड़ोसी देशों से अच्छा है। यानी कि अगर आपसे प्रूव कहेगा
कि भारत अपने लोकतंत्र के प्रदर्शन के मामले में अपने पड़ोसी देशों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो ये राइट आंसर होगा। यानी कि भारत में लोकतंत्र त्रुटिपूर्ण तो है लेकिन अपने पड़ोसियों से अच्छा है। कह रहे हैं जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो जारी करने वाली संस्था जो है, इस रिपोर्ट को फरवरी 2021 में जारी किया गया और जारी करने वाली संस्था का नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है। कभी कभी संस्था का नाम पूछ देता है, तो ये आपकी इतने एंगल पे अगर विचार करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कितने देश लिए गए थे, तो कुल 167 यानी 167 देश लिए गए थे, जिसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन सर्वाधिक अच्छा लोकतंत्र नॉर्वे का है और भारत जो है हमारा 53वें स्थान पे है। हमको लोकतंत्र में और बेहतर करने की ज़रूरत है। आपके लिए यहीं पे क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष भारत को लोकतंत्र में चौथा स्थान मिला था और इस वर्ष जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी हुई है कि खराब हुई है, आप इस पर विचार कर लीजिएगा। बाकी अगर इस एंगल में कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको बना पाएंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में क्वेश्चन है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है, ये क्वेश्चन आता है। एफडीआई को कई एंगल से पूछता है, अभी हम एक ही एंगल पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2020 में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे सबसे बढ़िया एफडीआई, सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान चौथा है। तो देखिए आपको बताइए कोविड काल में एफडीआई बहुत बेहतर किसी देश में नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, भारत, ये क्रम है। बी कह रहा है अमेरिका, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, भारत। सी कह रहा है कि अमेरिका, सिंगापुर, चीन, भारत, हांगकांग। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने में 1 नंबर पे यूएसए है, राइट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके सेकंड नंबर पे चाइना को भी एफडीआई ज़्यादा प्राप्त हुआ है 2020 में। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो सिंगापुर को है और फोर्थ नंबर पे देखेंगे, थर्ड नंबर पे हांगकांग है, ये देखिए हांगकांग, और आगे देखेंगे फिर सिंगापुर है, फिर भारत है। यानी एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत जो है 5वें स्थान पे है। तो ये आपका आंसर राइट ही वहाँ पे होगा। इस पर 2 तरीके से पूछेगा। वर्ष 2020 में भारत को एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों के मामले में किस नंबर पे, 5, 4, 3, 2, तो ये क्रम है। क्रम पूछेगा तो इसको लगाएंगे और काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर पे भारत आ रहा है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कोविड काल में भारत को भी प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के मध्य भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला 5वां देश है। स्टेटमेंट ही पूछ देगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे आंसर है इसका ए, इसका राइट आंसर है। उसके बाद कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए 2019 के संदर्भ में, यहाँ तो हम 5 नंबर पे हैं, लेकिन अगर पिछले वर्ष के संदर्भ में हम देखते हैं तो वर्ष 2019 में हम भारत को प्राप्त हुआ था लगभग 51 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ था। लेकिन 2019 के बाद 2020 में भारत को 64 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है। यानी इस वर्ष की अपेक्षा 19 की अपेक्षा 20 में हमको एफडीआई ज़्यादा प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, विश्व लेवल पे, तो हम 5 नंबर पे हैं। हमसे बेहतर एफडीआई सिंगापुर को मिला है, हमसे ज़्यादा हांगकांग को मिला है, हमसे ज़्यादा चाइना को मिला है और हमसे ज़्यादा अमेरिका को मिला है। तो एफडीआई के बारे में थोड़ा सा और पढ़िएगा कि व्हाट इज़ द एफडीआई। अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में ज़्यादा होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, खराब होगी कि बेहतर, और बहुत बेहतर होगी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धन कुबेरों की सूची है। अमेरिकी पत्रिका, एक पत्रिका है अमेरिका की, फोर्ब्स, ये विश्व में धन कुबेरों की लिस्ट निकालती है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है। तो कह रहे हैं 6 अप्रैल 2021 को जारी सूची के आधार पर विश्व में अरबपतियों के संदर्भ में विचार करिए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अरबपति, कह रहे हैं कि 1 नंबर इस सूची में अमेजन के जेफ बेजोस लगातार 5वें वर्ष दुनिया के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति हैं। इसका मतलब
कि अमेज़न के जो मुखिया हैं, जिनको हम कहते हैं जेफ बेजोस, ये 5वें वर्ष लगातार दुनिया के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति हैं। ये तो पता है कि धनाढ्य हैं, लेकिन लगातार 5वें वर्ष हैं कि नहीं, इस पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आपके अगर स्टेटमेंट में नहीं जानते रहेंगे तो यहाँ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 नंबर पे कह रहा है, इस सूची में भारत के 140 अमीरों को स्थान दिया गया। 140 अमीर भारत में क्या 2020 में आए हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भारत के सर्वाधिक अमीरों में दूसरे स्थान पर गौतम अडानी का स्थान है। सब जानते रहेंगे तो सही करिएगा, कुछ एक जानते रहेंगे तो एलिमिनेटिंग सिस्टम से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है केवल एक सही है। अब एक सिर्फ जेफ बेजोस 5वें नंबर पे हैं कि नहीं देख लीजिए। फिर 2 कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है। एक को अगर हम बाहर कर देंगे तो कह रहा है कि 140 अमीर लिए गए और दूसरे नंबर पे भारत के अमीर हैं गौतम अडानी। यानी कि भारत में जो वो सूची आई है उसमें जो भारत में सर्वाधिक टॉप क्लास का तो मुकेश अंबानी है, उसके बाद दूसरा स्थान, चाहे उस लिस्ट में कोई भी स्थान रहा हो, लेकिन भारत के संदर्भ में दूसरा स्थान गौतम अडानी का है। तो तीनों अगर आपको आता होगा तो उपरोक्त में से सभी सही है, नहीं तो 1 और 3 सही है। तो विचार कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप विचार कर चुके होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आंसर इसका बी होगा। 1 नहीं सही है। ये गौतम अडानी जेफ बेजोस 5वें वर्ष लगातार नहीं है, इनका जो है इस बार लगातार ये चौथे वर्ष लगातार ये दुनिया के सर्वाधिक धनाढ्य। इसके पहले कौन थे ये आप मुझे बताइएगा, बिल गेट्स थे कि कौन थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा धन कुबेरों की सूची एक बार अच्छे से देख लीजिए, और भी क्वेश्चन उसमें है जो मैंने छोड़ा हुआ है। कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहली बार कितना आंकड़ा पार किया? 700 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर या 800 बिलियन डॉलर? ये एक नया आंकड़ा बनाया है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने। विदेशी मुद्रा भंडार में हम क्या क्या रखते हैं ये मुझे बताइएगा। और विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इसमें आपको चूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब कोई नया रिकॉर्ड भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की मुद्रा व्यवस्था या भारत का जो कोष है विदेशी मुद्रा कोष में बनता है, तो प्रश्न पूछता है कि आप कितना पैसा रखे हुए हैं, अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है तो खर्च करने के लिए कितने साल तक आप बिना किसी से उधार लिए वगैरह खर्च कर सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका होगा सी, 600 बिलियन डॉलर। 600 बिलियन डॉलर इसका आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है कि 6 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 600 बिलियन डॉलर के पार चला गया, यानी इससे ज़्यादा ही चला गया। तो 600 बिलियन डॉलर इसका आंसर होगा। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई और रिकॉर्ड होगा। इकोनॉमिक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करंट इकोनॉमी बेस्ड आते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, कब लागू की गई, किन के लिए है, और इस तरह का कभी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, भारत सरकार का बजट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आहार क्रांति अभियान का शुभारंभ कब किया गया? व्हाट इज द आहार क्रांति अभियान? और 14 अप्रैल, ए कह रहा है 14 अप्रैल 2021, बी कह रहा है 15 अप्रैल 2021, सी कह रहा है 16 अप्रैल 2021 और डी कह रहा है 17 अप्रैल 2021। यानी एक डेट को आपको फाइनल करना है। आहार क्रांति अभियान क्या है आपको बताते हैं, तब तक सोचिए। इसमें क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसको शुरू किया गया। कब किया गया ये आप अभी विचार करिए। इसको शुरू किया गया और इनका मोटो क्या है? इस बार ये कह रहे हैं कि हमारा मोटो जो है उत्तम आहार उत्तम विचार, यानी उत्तम आहार होगा तो उत्तम आपके थॉट होंगे। और अच्छा खाएंगे तो ऐसा अच्छा सोचेंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। इन्होंने कहा कि आप अच्छा खाएंगे तो आपका दिमाग अच्छा सोचेगा, आप अच्छा आगे बढ़ाएंगे। इस बार का मोटो इन्होंने। तो कह रहे हैं कि इसमें एक बात और कहेगी कि भारत जो है, भारत जितनी कैलोरी का उपभोग करता है
खाता है, यूज़ करता है, उससे ज़्यादा भारत पैदा करता है, यानी कि जितना हम खाते हैं उससे ज़्यादा हमारा उत्पादन है। फिर क्या कारण है कि विश्व में विभिन्न जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में भारत कुपोषित दिखाया जाता है? क्यों दिखाया जाता है? जब आपका अनाज उत्पादन ज़्यादा है और आप जो है अनाज उत्पादन ज़्यादा करते हैं और खाते कंपैरेटिवली कम है, यानी आपका शेष अनाज बचा रहता है, फिर रिपोर्ट में क्यों हर जगह आपको महिलाएं कुपोषित हैं, एनेमिक हैं, आपके बच्चों को या फिर यहाँ के लोगों को टीबी हुई है, ऐसा क्या कारण है? तो इसका कह रहे हैं कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर हम इस पे विचार कर लें तो हमारे यहाँ लोग कुपोषित नहीं होंगे, और कुपोषित अगर नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो जो पैसा वो कमाएंगे वो अपने स्वास्थ्य पे लगाएंगे, अपने एजुकेशन पे लगाएंगे। जब वो बीमार पड़ते हैं तो अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं? दवा पे लगाते हैं। तो दवा पे लगाने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था, और 100 रुपया कमाते हैं, 50 रुपया दवा पे लगा देते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए हम उपभोग कम करते हैं, लेकिन हम पैदा ज़्यादा करते हैं, फिर भी हम कुपोषित क्यों हैं? तो इस जो अभियान है इसमें यह बताया जाएगा कि भारत जो है जागरूकता के अभाव के कारण, हमको जागरूकता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि खाना क्या है, इस वजह से भी ये दिक्कत है। तो जागरूकता अगर सबको हो जाएगी तो हम जितना उत्पादन करते हैं उतना अच्छे से हम खाने लगेंगे, तो जो है हमारा स्वास्थ्य सही होगा, हमारी रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन बढ़िया होगा। फिर यहीं पे कह रहे हैं कि परंपरागत खुराक, जो परंपरागत खाना जो है, जैसे हमारे चावल है, दाल है, रोटी है, बाटी चोखा है, ऐसे जो पुराने खाने हम लोग खाते थे, थाली भर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो है आपके, जिस कहते हैं खाना में थाली जितनी रंगीन होगी स्वास्थ्य उतना ही आपका अच्छा होगा। आपकी थाली में वाइट कलर का चावल दिखे, येलो कलर की दाल दिखे, ग्रीन वेजिटेबल दिखे, उसमें सैलड दिखे, उसमें बहुत जितना आपकी थाली रंगीन होगी आपका स्वास्थ्य और आपका चेहरा उतना ही चमकेगा। तो हम भी क्या करते हैं कि कह रहे हैं कि चेंज हो गया है और हम जो है अपने जो ट्रेडिशनल फूड है उससे दूर होते हुए हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट फूड्स का सेवन कर रहे हैं, जो मोटापे जैसी हाई, फिर डायबिटीज़ है, फिर मोटापा है, फिर हार्ट, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारे छोटे उम्र में बीमारियां हो जाती हैं। और दूसरा कह रहा है कि परंपरागत फल के बारे में लोगों को जागरूक करना है, परंपरागत खाना के बारे में जागरूक करना है, अपने भोजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जागरूक करना है, जैसे भोजन से संबंधित जो कल्चर है। तो कह रहे हैं कि फल और सब्जियों का सेवन कैसे करना है, इसमें ये भी बताया जाएगा। ये जो आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है, और कह रहे हैं कि इसमें एक जो है मासिक पत्रिका आहार क्रांति शुरू की गई है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। हिंदी वालों हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो ये जो है अभियान शुरू किया गया 14 अप्रैल 2021 को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आज के 5 क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। पीसीएस में ज़्यादा समय नहीं है, रिव्यू ऑफिसर में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, मन करेगा तो शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और दूसरी चीज़ है, अपने ईमानदारी से नंबर दीजिएगा। तो आज के 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आहार क्रांति, दूसरा रिजर्व बैंक यानी कि हम देखें एफडीआई, तीसरा क्वेश्चन है धनी कुबेरों की सूची, चौथा हम लोग देखे हैं कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन देश प्राप्त किया है, और आज का पहला क्वेश्चन था जो बहुत बढ़िया था, लोकतंत्र सूचकांक क्या होता है। तो उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।